5000 कंटेनर का स्क्रैप का काम कर रखा है। क्या सोने से आपको भंगार में क्या दिखा ना, वो तो मैं जरूर जानना चाहूंगा। स्क्रैप का इंपोर्ट समथिंग 50,000 प्लस करोड़ का हुआ है, तो क्या इतना बड़ा ये धंधा है? तो सोने से भंगार में है तो कि यहाँ पैसा आपको ज्यादा दिखा? फिर भंगार का अगर आपको धंधा शुरू करना है ना, इन्वेस्टमेंट कितना होगा एक कंटेनर में? स्क्रैप इंडस्ट्री जो है वो बहुत बड़ी है। आप पिछले 5 साल का डेटा उठाकर देख लो, जितना माल इंपोर्ट हुआ है उससे डबल माल जो है वो एक्सपोर्ट हुआ है। तो प्रॉफिटेबिलिटी जस्ट डबल, क्योंकि क्योंकि देश तभी आगे बढ़ेगा जब यहाँ का माल जो है वो बाहर जाकर बिकेगा। अच्छा, ये चीजें कहाँ से सीख सकता है वो बंदा? सो वेलकम है हमारे पॉडकास्ट के अंदर, जहां पे आज मैं आपको मिलाता हूं एक ऐसे व्यक्ति से जिन्होंने 5000 कंटेनर का स्क्रैप का काम कर रखा है और स्क्रैप की संपूर्ण जानकारी के, स्क्रैप इंपोर्ट कैसे होता है, क्या उसकी प्रोसेस होती है, यहां पे आप उसको किसको बेच सकते हो, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, तो एक ऐसे इंपोर्टर से जानेंगे जिन्होंने अपनी लाइफ के अंदर 7-8 साल से बिजनेस कर रहे हैं और 5000 कंटेनर से अधिक काम कर चुके हैं। सो वेलकम है हरि कृष्णा जी आपके हमारे शो के अंदर। कैसे हो? बस एकदम बढ़िया सर, आप बताइए। बस आनंद मंगल है। सो ये आपका जो एक्सपीरियंस है, क्या आपने इतने 5000 कंटेनर का स्क्रैप का काम कर रखा है, उसका आपने आगे तक पूरा प्रोसेस कर रखा है, तो इसी के बारे में आज मुझे आपसे कुछ डिस्कशन करना है, ताकि जो आपको लोग देख रहे हैं, जो हमको लोग देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, वो जान सके कि स्क्रैप का बिजनेस एक्चुअली कैसा है, क्या लोगों को इंपोर्ट करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उसके प्रॉब्लम्स है, क्या उसके प्रोज एंड कॉन्स है। तो उसी की मुझे आज से आप कुछ बातचीत करनी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हरि कृष्णा जी आपके बारे में कुछ बताइए। बेसिकली हम लोग जो है वो गोल्डस्मिथ है। सुनार हो आप? सुनार, बिल्कुल सर। मैं भी सुनार ही हूँ ऐसे तो। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग गुजराती सुनार है और मतलब पिछली 5 पीढ़ी से हमारा सब गोल्ड का ही कारोबार रहा है। ग्रेट। और 2000 साल के बाद थोड़ा हम लोगों ने चेंज ओवर किया है। मेरे फादर जो है वो टेक्निकल एनालिस्ट है, तो वो पूरा क्यूरियोसिटी आई, सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया, क्योंकि आप हो सोनार और आगे भंगार के धंधे में, तो सोने से आपको भंगार में क्या दिखा ना, वो तो मैं जरूर जानना चाहूंगा। बिल्कुल, अभी सोना और ये भंगार में आने की कहानी बहुत रोमांचक है। अच्छा। मैंने 2014 में काम स्टार्ट किया। ओके। तो मैं करता था गोल्ड का कारोबार। तो मेरा था होलसेल का काम। अच्छा। तो गोल्ड का मैं सब मैन्युफैक्चरिंग करवाता था होलसेल में, और फिर उसको रिटेल काउंटर पे बेचता था होलसेल के अंदर। तो उस समय थोड़ा बहुत इंसिडेंट्स जो हुए, उसमें हम लोगों को थोड़ा जानकारी ऐसा मिला, सीखने को मिला कि ये काम जो है वो ज्यादा रिस्की है। रिस्क हर फैक्टर में होता ही है, कोई भी इंडस्ट्रीज में आप जाओ तो रिस्क आपको मिलेगा ही मिलेगा। पर रिस्क जो कैलकुलेटेड रिस्क जो होता है वो हमको पता चलना चाहिए कि हमें ये लेवल तक रिस्क लेना चाहिए, और ये लेवल तक से ऊपर अगर जा रहा है तो हमको जो है वो अपने आप को, अपनी इंडस्ट्री को डाइवर्ट करना पड़ता है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पर एक इंसिडेंस ऐसा हुआ था कि हमारे जो एक करीबी मित्र है उनका शोरूम था, तो और शोरूम के अंदर उनके ऊपर थोड़ा वायलेंस वगैरह सब हुआ, चोरी हो गई, और उसके अंदर वो जो ओनर थे उनकी मौत हो गई। तो उसकी वजह से फिर हमारे घर में सब लोगों ने बैठकर सोचा कि भाई ये धंधा अभी जो है वो ज्यादा रिस्की बन रहा है। गोल्ड के शोरूम में वायलेंस होने की वजह से मौत हो गई, मतलब कि चोरी वगैरह हुआ? बिल्कुल बिल्कुल, चोरी हुई। उसी टाइम पे अपना जो है वो जो ओनर जो थे वो रोकने गए और उसके अंदर उसको गोली मार दी गई। ओके। जो हम नॉर्मली वीडियोस वगैरह पिक्चर में जो दिखते हैं, सोने चांदी की दुकान में कोई चोर आ गए, गोली बिल्कुल मार दी, तो वैसा आपके साथ रियल इंसिडेंट हुआ? एग्जैक्टली मेरे साथ नहीं हुआ है। हमारे करीबी जो है तो उनके साथ हुआ। फिर हम लोगों ने भाई तय किया कि भाई अपने को ये काम जो है वो हम लोगों को करना नहीं चाहिए। इसके अंदर काम ऐसा करना चाहिए जिसके अंदर रिस्क जो है वो पैसों का रहे। जान का जो रिस्क है वो लेकर धंधा नहीं करते हैं। और हम लोग गुजराती है भाई, ठीक बात है, गुजराती के अंदर रग रग में धंधा भरा हुआ है। बिल्कुल। तो धंधा करना है तो ऐसा करो कि जिसमें से पैसा का रिस्क हो, जीवन में जोखम ना हो। बिल्कुल।
तो हमारे में कहावत बहुत पुरानी है, धंधो ચોખ્ખો કરવાનો, करेक्ट, बाकी कશું જોવાનું नहीं। बिल्कुल बिल्कुल तो धंधा जो है, तो इसीलिए फिर हम लोगों ने डाइवर्ट किया इसको। तो मैं धीरे धीरे स्टील इंडस्ट्रीज में आया, तो उसके अंदर मुझे विजन बहुत बड़ा लगा, क्योंकि मैं जब स्टील इंडस्ट्रीज में आया आई थिंक 2017-18 में, तो उस टाइम पे ये मार्केट के अंदर जो स्क्रैप जो आता था वो लोकली अवेलेबल था, पर लोकली जो अवेलेबल था वो क्वांटिटी वाइज उतना नहीं प्रोवाइड हो पा रहा था जो मैन्युफैक्चरर को चाहिए रहता था। तो इसलिए धीरे धीरे क्या हुआ कि भाई लोग बाहर से लाना स्टार्ट किए, बाहर दूसरी हर जगह से जो कंट्री से मटेरियल यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है, वही एक्सपोर्ट को वहाँ पर वो लोग रिफर्बिश करते हैं और उसको प्रोसेस करके बनाते हैं, उसका जो भी स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो और वो उसका जो स्क्रैप बनता है वो अपने पास वापस आता है। तो ये जहाँ पर से वापस आता है, तो हम लोगों ने उसके ऊपर ट्रैक किया कि भाई रिसर्च किया कि भाई ये जो है वो क्या चीज़ है, किस हिसाब से ये आता है, उसमें टर्म्स से काम करना चाहिए, गवर्नमेंट के क्या नॉर्म्स है, फिर यहाँ पर लाने के बाद जो है उसका प्रोसेस जो है वो कैसे करना है, इसका मटेरियल और हम लोग जो लोकली यूज़ कर रहे हैं मटेरियल वो सब सेम है, अलग अलग है, वो सब कुछ रिसर्च लंबा चौड़ा करने के बाद एक कंक्लूजन पर पहुंचे कि भाई बाहर से जो मटेरियल आता है वो क्वालिटी वाइज अच्छा होता है एज कंपेयर टू इंडियन मार्केट, क्योंकि यहाँ से ही माल जाता है, एक्सपोर्ट होता है और करेक्ट उसी का स्क्रैप बनता है और वो वापस आता है। मैं आपको सर इंटरप्ट करूंगा, मैंने भी जैसे रिसर्च किया था और उस रिसर्च के अंदर मैंने फाइंड आउट किया कि मल्टीपल स्क्रैप इंपोर्ट होता है, जैसे स्टील के होते हैं, एल्यूमिनियम के होते हैं। तो एल्यूमिनियम का पिछले साल समथिंग 28,000 करोड़ का इंपोर्ट हुआ है, वही आयरन और स्टील के जो प्रोडक्ट्स है उन स्क्रैप का इंपोर्ट समथिंग 50,000 प्लस करोड़ का हुआ है। तो क्या इतना बड़ा ये धंधा है? बिल्कुल सर, ये धंधा जो है वो ये तो सिर्फ ऑन पेपर जो गवर्नमेंट जो दिखा रही है वो है, एक्चुअल में ये धंधा बहुत बड़ा है। अच्छा। इसके अंदर इंपोर्ट के अंदर स्क्रैप जो है वो सिर्फ यही नहीं आते हैं, इंपोर्ट में स्क्रैप बहुत अलग अलग स्टाइल के आते हैं। जैसे कौन कौन से आते हैं? जैसे ई स्क्रैप अभी आता है, तो ई स्क्रैप किसको बोलते हैं? तो ई स्क्रैप मतलब अपना जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो बनती है, बैटरी हो गई, फिर अपने मोबाइल्स हो गए, मोबाइल्स के पार्ट्स हो गए, कंप्यूटर हो गया तो कंप्यूटर के पार्ट्स हो गए, तो ये सब अपने जैसे कंप्यूटर लाया 2-4 साल चला, फिर कुछ खराबी आ गई तो हम लोग क्या करेंगे, उसको निकाल देंगे। तो उसके अंदर जो पार्ट्स होते हैं तो वो जो होता है वो ई वेस्ट आता है। फिर अपना ये एक हो गया, ई वेस्ट हो गया, फिर ये स्क्रैप जो बनता है सॉलिड स्क्रैप आते हैं। तो सॉलिड स्क्रैप जो आता है उसके अंदर MS हो गया, SS हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर का स्क्रैप हो गया, ब्रास का स्क्रैप हो गया, टाइटेनियम का स्क्रैप आ गया। तो ये सब जो है वो आता है सॉलिड स्क्रैप के अंदर, जिसके अंदर ये जो स्क्रैप होते हैं जितने भी, तो ये स्क्रैप को भट्टी में डालकर उसको गलाकर उसके ऊपर प्रोसेस करके उसको बनाया जाता है, उसके लिए उसका रॉ मटेरियल बनता है। तो ये सब ऐसे स्क्रैप, अलॉय स्क्रैप जिसको बोलते हैं, अलॉयस और नॉन अलॉय स्क्रैप हो गए, तो ये सब जो है वो बनते हैं। फिर इसके अलावा भी अपने जैसे गाड़ी हो गई, तो गाड़ियों का भी स्क्रैप बहुत बड़ा मार्केट है। गाड़ी ऑब्वियसली इंडिया के अंदर इतनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग है, कार मैन्युफैक्चरिंग, इवन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल भी इंडिया के अंदर जो छोटी छोटी कंपनी वो भी बना रही है। तो उसके लिए जो बाइक में भी आई थिंक लगता है या कार मैन्युफैक्चरिंग में लगता है, तो वो जो स्क्रैप है, वो स्क्रैप को अपन पर्टिकुलरली क्या स्क्रैप कहेंगे और वो क्या रहता है उसके अंदर टेक्निकलिटीज के अंदर आप देखो तो गाड़ी में से जब रेडिएटर आता है, फिर मोटर्स आती है, इंजन आता है, तो वो सारा स्क्रैप अलग अलग दिखता है। इंजन का स्क्रैप तो इसके अंदर बहुत सारे इंजन होते हैं, बाइक का हो गया, मतलब जो भी ऑटोमोबाइल से रिलेटेड जितने भी इंजन है तो उसका एक स्क्रैप का पूरा सेक्टर अलग है। अच्छा। फिर रेडिएटर है तो रेडिएटर का पूरा सेक्टर अलग है। फिर उसके बाद हो गए बैटरीज, तो बैटरीज का पूरा सेक्टर अलग है। अच्छा। बैटरीज का स्क्रैप अलग अलग, हर स्टाइल की बैटरी उसके अंदर मिलती है। फिर अपने जो व्हील्स होते हैं, तो व्हील्स जो है तो उसका भी स्क्रैप अलग आता है, तो जिसके अंदर सिर्फ अलॉयज ही होती है, व्हील्स के जो अलॉयज होते हैं जितने भी व्हील्स है तो वो अलॉयज हो जाती है। उसके बाद उसके ऊपर टायर जो लगता है, तो टायर भी 2 फॉर्म में बिकते हैं। एक जो है वो एज इट इज टायर बिक जाता है,
भले वो स्क्रैप ही होने वाला है पर वो है एज इट इज बिक जाता है, और दूसरा जो है उसके ऊपर से लेयर निकाल के उसको भी बेचा जाता है। अब ये सब चीज़ की बनती क्या है? अगर टायर आप बोल रहे हो कि टायर एज इट इज बेच देंगे, तो इस खाली टायर का वो लोग क्या कर सकते हैं, क्या बनता है उससे? खाली टायर से दो चीज़ें बनती है। एक जो है वो बेसिकली लोकल, अगर टायर जो है मतलब लोकली यहाँ पर से अपन लेते हैं, तो अभी धीरे धीरे वेस्ट ऑन बेस्ड करना सब स्टार्ट किया है। तो उसके अंदर लोग करते हैं कि भाई फर्नीचर वगैरह में कुछ यूज़ कर लेते हैं। वो आजकल के नए जितने भी अपने आर्किटेक्ट्स हैं, तो वो लोग जो जितना भी वेस्ट है उसमें से कुछ नया निकाल कर क्रिएटिविटी करते हैं। और दूसरा है वो ही स्क्रैप को, वो ही टायर को निकालते हैं, उसको पूरा रिफर्बिश करते हैं और उसके बाद उसके ऊपर प्रोसेस करके वापस से नया टायर बनाते हैं। अच्छा, उसी टायर से नया टायर बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी जो जितनी भी प्रोसेसेस हैं, तो वो सारी प्रोसेस यहाँ पर होती है। उसके लिए हर जगह पर, हर कंट्री के अंदर एक मोनोपोली है। तो इंडिया जो है ना वो एक ग्रोथ मार्केट है, जो अभी आगे इतना ग्रोथ होने वाला है इंडिया के अंदर जिसका कोई लिमिट नहीं है। इंडिया इज अ लिमिटलेस। अच्छा, आप इंडिया के अंदर कुछ भी लाओ, आपको बस बेचना आना चाहिए। वो तो बिल्कुल एकदम करेक्ट बात है आपकी। आप इंडिया के अंदर कुछ भी आया वो आप बेच सकते हो। आप चाहे कुछ भी ले आओ, चाहे गड़ी ले आओ, चाहे चेयर ले आओ, चाहे बड़ा से बड़ा शिप ले आओ, पर वो आज इंडिया में बेच सकते हैं। और इंडिया इतना बड़ा मार्केट है वर्ल्ड वाइड कि आज इंडिया की कंपैरिजन में चाइना है और साउथ अफ्रीका है, अफ्रीकन कंट्रीज। तो ये लोग जो है वो कोई कोई जगह पर इंडिया को कंपेयर कर रहे हैं, बाकी कोई आज इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कोई कंपीट नहीं कर रहा है। इस लेवल की अपने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। यस पर्टिकुलर। यस। तो अभी मेरे को वापस में अपन बैक चलते हैं थोड़ा सा, कि सोने से आप भंगार में आ गए, तो सोने से भंगार में आए तो कि यहाँ पैसा आपको ज्यादा दिखा फिर? बिल्कुल सर, पैसा तो यहाँ पर है। कितना पैसा है? पैसा ऐसा है कि भाई ऐसे बोले तो अपनी एक्चुअल भाषा में बोले तो अंधाधुन पैसा है। आप कितना कमाते हो? हम भी अंधाधुन कमाते हैं, बस थोड़ा सा। अभी एग्जैक्टली अमाउंट तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, पर अपनी जो सालाना इनकम है ना, उससे अपन अच्छे से अच्छी मर्सिडीज खरीद सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इंडिया के टॉप 1% बिजनेसमैन के अंदर आते हो, जो अपने उस लेवल के ड्रीम को पूरा कर सकते हो सिर्फ भंगार के बिजनेस से। बिल्कुल सर, भंगार का बिजनेस लोगों को समझ में अभी नहीं आएगा, अभी लोग धीरे धीरे सीख रहे हैं। समझ आ रहा है भंगार का जो बता रहे हो ना, मेरे को तो लग रहा है कि ये सब छोड़ छाड़ के भंगार में आ जाऊं मैं। बिल्कुल बिल्कुल, भंगार जैसा दूसरा कोई काम ही नहीं है। हम लोग बोलते हैं भंगार, एक्चुअल में ये जो है ना वो आज से पहले बहुत सालों पहले बोलते थे ना कि भाई भारत जो है वो सोने की चिड़िया है। वो किस लिए बोलते थे कि भाई भारत देश के अंदर ऐसी ऐसी चीजें हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जो किस चीज को उठाकर क्या बना सकते हैं। बिल्कुल। तो ये जो भारत देश अपना जो है ना वो इसी पे चलता है। टैलेंट तो है भारत में, कुछ भी। बिल्कुल। तो इसके अंदर आपको अगर ऐसा समझो कि आप ये धंधा शुरू करते हो, तो आपको बस टेक्निकलिटीज जो है। तो चलो अपन उसकी बात करते हैं। अब मुझे बताओ कि अगर मेरे को भंगार का धंधा शुरू करना है तो मैं कैसे करूं और कौन से भंगार में करूं? भंगार का अगर आपको धंधा शुरू करना है ना, तो आज के टाइम पे अपनी जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, वो हिसाब से आपको मेजर जो है वो 3 कैटेगरी में जाना चाहिए। अच्छा। एक हो गया एमएस स्क्रैप। एमएस मतलब? एमएस मतलब हो गया मेल्टिंग स्क्रैप, माइल्ड स्टील स्क्रैप। यस, स्टील काइंड, स्टील का एक टाइप है। दूसरा हो गया स्टेनलेस स्टील स्क्रैप, और तीसरा जो है वो एल्यूमिनियम स्क्रैप। ओके। ये 3 के अंदर आप जाओ, इसके अंदर आप पढ़ो, अंदर डूबो, तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये धंधा कितना बड़ा है। तो इस डूबने का रास्ता क्या है? अगर मुझे स्क्रैप के अंदर पढ़ना है तो पहले तो मैं ये कौन सी कंट्री से मंगवाऊं? ये जो है ना हर कंट्रीज के अंदर एक पर्टिकुलर स्टाइल का स्क्रैप मिलता है। आज आप देखो तो मैं पर्टिकुलर एक स्क्रैप की पहले बात करते हैं, तो स्टेनलेस स्टील का स्क्रैप जो है वो नॉर्थ ईस्ट एशिया जितना भी कंट्रीज है, तो वहाँ पर से जो स्क्रैप आता है वो एक स्टाइल का पर्टिकुलर एक ग्रेड का स्क्रैप आता है। फिर दूसरा जो है
आप ले लो यूएस ले लो, कनाडा ले लो, तो वहाँ से जो आता है तो वहाँ पर से एक अलग स्टाइल का ग्रेड का स्क्रैप आता है, वो पर्टिकुलरली अच्छा वहीं पे मिलता है, क्योंकि यहाँ से जो फिनिश गुड्स होते हैं वो ज़्यादा वहाँ पर ही एक्सपोर्ट होते हैं। अच्छा। तो वो जगह से जो अपने को स्क्रैप मिलता है तो उसका जो हर एरिया का एक बोलते हैं ना कि हर एक एरिया का एक गुंडा होता है। हाँ बिल्कुल। तो हर जगह पे एक स्क्रैप की एक मोनोपोली है। क्या आप वहां से ये स्क्रैप मंगाते हो तो आपको वो ज्यादा अच्छा, हाँ बिल्कुल, मतलब कि स्क्रैप में भी इतने सारे सेगमेंट्स है, अलग अलग कैटेगरीज है, तो वो कैटेगरीज के अकॉर्डिंगली भी कंट्री स्पेसिफिक टारगेट होनी चाहिए, तभी आपको प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगी। इज दैट करेक्ट? सो इसके अंदर मार्केट रिसर्च इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बिल्कुल, बिना अगर रिसर्च किए मंगवाते तो हो सकता है कि नुकसान भी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो अब अगर आपका एक्सपीरियंस में पूछो कि सपोज एल्यूमिनियम के अंदर करना है, तो कौन सी ऐसी 3 कंट्रीज जो अपन सेलेक्ट करें? एल्यूमिनियम के अंदर आप कभी भी है ना आंख मूंद के यूरोप से काम करो। ओके। यूरोप की जितने भी, बिल्कुल बिल्कुल, पूरे यूरोप में आप कोई भी कंट्रीज से माल ले रहे हो ना तो आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा है यूएसए, ओके, वहां से भी आप मंगाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और तीसरा जो है वो नॉर्थ ईस्ट एशिया। नॉर्थ ईस्ट एशिया, बिल्कुल, ओके। तो वहां से अगर आप मंगाते हो तो वहां पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसको मंगवाने की प्रोसेस क्या रहती है? मंगवाने की प्रोसेस जो है ना वैसे बहुत स्मूथ है। अभी के टाइम में बहुत सारी जो टेक्निकलिटीज है ना वो बहुत स्मूथ हो गई है, तो मंगाने का प्रोसेस बहुत स्मूथ है, पर इसके अंदर अपने को बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। जैसे कि आज समझो कि भाई मैं आज कुछ मंगा रहा हूँ, तो सबसे पहले जो सप्लायर है वो पुख्ता होना चाहिए, वो मतलब कि जेन्युइन होना चाहिए। बिल्कुल जेन्युइन होना चाहिए। वो जेन्युइन है कि नहीं है वो जानने के लिए भी अपने को क्या है कि भाई 2 ही रास्ते हैं। एक होता है भगवान भरोसे काम करो, नहीं वो तो फिर यार, और दूसरा जो है वो आप खुद वहां पर जाओ, मटेरियल को देखो और वहां से लोड करवा के माल को यहाँ पर लाओ। तो ये जो है ना शुरुआती दौर पर जब भी आप काम शुरू करते हैं तो आपको जनरली जो जो जगह से आप माल मंगवाते हो वहां पर रूबरू मुलाकात करके, बिल्कुल, तो वहां पर आप जा रहे हो तो आपको स्क्रैप क्या है एक्चुअली, तो वो आपको उसकी क्वालिटी समझ में आएगी। क्योंकि फोटोज या फिर एनालिसिस रिपोर्ट वो सब कुछ आज की तारीख में इतना बड़ा सब स्कैम हो रहा है, तो उसके अंदर आपको समझ में नहीं आएगा कि ये सही है या ये सही है या वो सही है। पर आप खुद गए हो, खुद देखा है, खुद जांचा पर्चा है, तो आप वहां से आप कुछ भी ला सकते हो। तो एक सबसे पहले आपको वो जो है वो लेना है, सप्लायर जो है वो जेन्युइन होना चाहिए। उसके लिए आप शायद वहां पर डायरेक्ट चले जाओ और वहां से माल लेकर आओ। तो आपको सबसे पहले जाना है सप्लायर के पास, फिर उसके पास आपको टर्म्स कंडीशन सेट करनी है कि भाई आपने मान लो 1 कंटेनर मंगाया, तो 1 कंटेनर लगभग 20 फुट का हो या 40 फुट का हो, उसके अंदर 25 टन से लेकर 27 टन मैक्सिमम उतना मटेरियल कुछ भी भरो आप उसमें तो आता है, उससे ज़्यादा आता नहीं है। तो ये जो 25-27 टन का आप कंटेनर मंगाते हो तो उसका पूरा प्रोसेस आपको एक करना पड़ता है सप्लायर के साथ। एक एग्रीमेंट बनता है जिसको सेल्स कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, परचेज एफसीओ के, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सब जो है वो आपको पहले बनाया, उसके ऊपर अपना टर्म्स कंडीशन सेट किया। वो टर्म्स कंडीशन सेट करने के बाद आपको उसको एडवांस पेमेंट जो है वो उसका टर्म्स कंडीशन सेट करना पड़ेगा। तो एडवांस पेमेंट दिया। आपने जैसे बोला कि एडवांस पेमेंट, मुझे एडवांस नहीं देना है क्योंकि एडवांस में मेरी रिस्क हो सकती है। हरे कृष्णा भाई जैसे आप जानते हो, बिल्कुल बिल्कुल, तो क्योंकि आपने बताया कि स्क्रैप के अंदर वो जेन्युइन है नहीं है। सपोज पहले तो अगर मैं देख के भी आ गया, मैंने माल भी दिखा, हो सकता है ना कि वो किसी और का माल दिखा दे मेरे को, बिल्कुल, तो मैं कैसे भरोसा करूँ उस पर? एडवांस क्यों दूँ उसको? अभी आपको एडवांस देने में थोड़ा लग रहा है कि भाई नहीं देना चाहिए, तो इसके लिए भी ये जो है अपना पूरा जो ट्रेड है, तो ट्रेड के अंदर उसके लिए भी काफ़ी सारी टर्म्स कंडीशन है। जैसे कि हाँ कि जैसे कि आप उसके अंदर कर सकते हो एस्क्रो अकाउंट से पेमेंट सिस्टम बना सकते हो। क्या होता है एस्क्रो अकाउंट? एस्क्रो अकाउंट मतलब जो एस्क्रो अकाउंट, जैसे कि आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ, तो एस्क्रो अकाउंट जो है वो आप किसी मीडिएटर को बीच में ला रहे हो, वो मीडिएटर बैंक
वो गारंटी ले रहा है कि भाई ये सप्लायर जो है वो आपको माल देगा, या फिर जो भी उसके इनिशियल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं टर्म्स और कंडीशंस के मुताबिक वो बैंक में जमा करेगा, उसके बाद बैंक उसको ये पैसा रिलीज करती है। तब तक जो पैसा जो रहता है वो दोनों की मंजूरी से टर्म्स कंडीशन अग्रीमेंट पे वो किसी थर्ड पार्टी बैंक के पास रहता है। तो ये हो गया एस्क्रो अकाउंट। फिर दूसरा जो होता है वो है एलसी पेमेंट। तो एलसी पेमेंट हर किसी को आज जो है वो एलसी पेमेंट जो है लेटर ऑफ क्रेडिट जो है, सारी चीजें होती है, तो उसके ऊपर अपने को कुछ सोचना नहीं है। अगर सप्लायर जो है वो लेटर ऑफ क्रेडिट पे ओके करता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो आपका जो ट्रेड है बहुत स्मूथ चला जाएगा। पर काफ़ी केसों में क्या होता है कि सप्लायर जो होता है वो लेटर ऑफ क्रेडिट पे नहीं मानता है। तो उसकी वजह ऐसा नहीं है कि वो जेन्युइन नहीं है, वजह जो है वो ऐसी है कि उसको भी आज पैसा लगाना पड़ेगा। आज वो कंटेनर बुक करेगा या फिर वो जब तक पोर्ट पर कंटेनर के नहीं चढ़ेगा तब तक का जो भी खर्चा लग रहा है वो सब कुछ उसको पहले पेमेंट करना पड़ेगा। चलो मान लो कि भाई उसके पास उसको 100% जो एक्सपोर्ट करने का जो खर्चा है वो खुद करना पड़ेगा। बिल्कुल, एलसी अगर ओपन हो रही है तो इंपोर्टर हैव टू पे द पेमेंट बिल्कुल। बिल्कुल। तो एलसी में तो कोई दिक्कत है नहीं। अभी लेटर ऑफ अपना एस्क्रो अकाउंट जो है तो उसके अंदर जो है ये सब कंडीशन वो बोल सकता है कि भाई मुझे ये करना है वो करना है, पर आप उसके अंदर उसको एस्क्रो अकाउंट जब ओपन होता है तो उसके अंदर नॉमिनल कंडीशन ऐड कर दो कि भाई जैसे ही आपके पास ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट आ जाते हैं या फिर बुकिंग्स जो कंटेनर की होती है वो कंफर्म हो जाती है। और अच्छा, उसके सॉरी मैं आपको इंटरप्ट किया बिकॉज ये जो सारी चीज़ें हैं एस्क्रो अकाउंट्स या फिर एलसी, ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस या बैंकिंग चैनल को समझना, अब अगर कोई एक नॉर्मल सीधा साधा इंपोर्टर है, सीधा साधा इन द सेंस कि बहुत सारा टेक्निकल उसको मालूम नहीं चलता है या उसको ऐसी डेफिनेशंस पता नहीं चलती है, तो वो आम से आम व्यक्ति अगर इस चीज़ को टैकल करना चाहे तो कैसे करेगा? तो बेसिकली इसको टैकल करना है ना, तो इसके दो रास्ते इसके भी है। एक तो उसको सीखना पड़ेगा। ओके, ये सबसे कठिन रास्ता है ऑब्वियसली कि अगर आप सीखे नहीं हो तो आप चीज़ों को कर नहीं पाओगे। अच्छे से। और जो सेकंड रास्ता है, दूसरा रास्ता ऐसा है कि आपको किसी को बीच में रखना पड़ेगा एज अ एजेंट। कर लो, एज अ एजेंट हायर कर लो या फिर आप सीख लो। बिल्कुल, दो ऑप्शन हो सकते हैं। बिल्कुल, उसके ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि ये सब जो टेक्निकल चीजें हैं ना, या तो आपको खुद एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपके पास ऐसा कोई बंदा होना चाहिए जिसको ये एक्सपीरियंस है। अच्छा, ये चीजें कहाँ से सीख सकता है वो बंदा? वो सब चीजें सीख सकता है 10x एक्सपर्ट से। तो ये सारी जितनी भी चीजें हैं वो उसको किसी को सीखनी है, तो आइदर इसके भी दो ऑप्शन है भाई, एक तो आपके पास आ जाए और आपसे आप पूरा ज्ञान ले ले, अदरवाइज जो है वो ऐसे कोई भी बंदे से काम करे कि जो ये काम ऑलरेडी कर रहा है। ठीक बात है। तो ये दो ऑप्शन इसके पास है। अभी इसके बाद की जो प्रोसेस है, उसके बाद जब अपने पास ओरिजिनल बिल ऑफ लीडिंग वगैरह आ जाता है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, कंटेनर्स जो है वो शिप हो जाते हैं, उसके बाद जब जो भी पोर्ट अपनों ने किया है वो पोर्ट पर आता है मटेरियल, उसके बाद पूरा प्रोसेस यहाँ का जो है वो चालू होता है। अच्छा, अगर मैं इसमें मोटा मोटा अब आपको कॉस्ट पूछता हूँ कि सपोज, अच्छा सबसे पहले तो उससे पहले मेरा एक और क्वेश्चन कि आपने मेरे को बताया था कि सप्लायर के वहाँ पे अपन चले जाए, उसका वेरिफिकेशन करें। सपोज अगर मैं सप्लायर के वहाँ गया, अब मैं उससे एक बार मिल के आया, फिर मैंने वापस मैं इंडिया आ गया, फिर मैंने उसको बोला कि आप माल लोड कर दो। उस टाइम पे जो उसने मेरे को माल दिखाया और लोडिंग के वक्त उसने कुछ गड़बड़ किया, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, पर जब से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट हुआ है तब से कुछ ऐसी एजेंसीज जो है वो अवेलेबल है जो आपको एनालिसिस रिपोर्ट करके देती है। और अभी आप समझो कि अगर ऐसा हो सकता है कि भाई वो मटेरियल चेंज कर देवे या फिर जो अपनों ने ऑर्डर किया है वो नहीं भरे, तो उसके लिए जब से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट हुआ है तब से गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट है जहाँ कोई भी देश की है, तो वो गवर्नमेंट्स ने कुछ एजेंसीज को अप्रूव किया हुआ है। जो अप्रूवल की हुई एजेंसीज जो है वो आपको सर्विस प्रोवाइड करती है कि भाई वो आपके वती कंटेनर चेक करती है,
कंटेनर के अंदर जो मटेरियल भरते हैं उसको चेक करती है, सप्लायर जो मटेरियल कंडीशंस जो हुए हैं उसको चेक करती है, वो सारा काम एजेंसीज करती है। वो एजेंसीज में अभी मेजर जो एजेंसीज काम करती है उसके अंदर SGS करके एजेंसी है, वो सबसे बढ़िया है। फिर है एशिया इंस्पेक्शन एजेंसी है, और ऐसी कई सारी एजेंसीज है अभी अवेलेबल जो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है। और कोई एजेंसीज तो ऐसी भी है जो आपको लोडिंग के टाइम पे वीडियो कॉल पे कंफर्मेशन करती है, आपको पूरा जो सिस्टम चल रहा है वहां पर वीडियो कॉल करके भी दिखाते हैं। बिल्कुल उसके लिए वो चार्जेस अलग अलग रहते हैं, हर कोई कॉस्टिंग वाइज करता है, पर वो आपको अभी की जो थोड़ी रिलायबिलिटी ये सब हो चुकी है कि भाई अपने को घर बैठे सारी सर्विसेज मिलती है, तो उसके अंदर ये लोग अभी सब कुछ ये सब प्रोवाइड करने लग गए हैं। तो इसको बोलते हैं प्री इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट। तो ये जो PSIC है, तो इंडिया के अंदर DGFT जो है अपना, तो वो अप्रूवल करती है। उसके बाद अपने जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस अपनों ने बनाया हुआ है अपनी कंपनी के नाम का, तो उसका जो अकाउंट होता है DGFT में, उसके ऊपर ये जो PSIC है वो अपलोड होती है विथ साइंस स्टैम्प, और जो भी वहां पर इंस्पेक्शन हो रहा है उसकी लोडिंग फोटोज के साथ अपने DGFT पोर्टल के अंदर सारी चीजें मेंशन होती है जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड होती है। DGFT बेसिकली एक ऐसा डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को लीड करता है। इसकी फुल फॉर्म है डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। इसके बारे में और जानने के लिए आप dgft.gov.in साइट पे जाके चेकआउट कर सकते हो। तो ये हो गया अपना कस्टम्स तक का जो माल जो चढ़ के आ गया और यहाँ पर पोर्ट पर आ गया। तब उसके बाद जो है अभी कस्टम्स का पूरा जो है इन्वॉल्वमेंट होगा इंडिया के अंदर, क्योंकि माल जहाँ पर भी कस्टम्स इन द सेंस के माल जहाँ पर भी आपको छुड़वाना है जो भी कंट्री में हो, तो वहाँ का जो भी टर्म्स नॉर्म्स है कस्टम्स का उसके हिसाब से आपको करना पड़ता है। अभी इंडिया के अंदर मेजर पोर्ट्स जो है वो एक है चेन्नई का पोर्ट्स है, दूसरा है नावाशेवा मुंद्रा पोर्ट, नावाशेवा मुंबई नावाशेवा मुंबई और मुंद्रा पोर्ट गुजरात। तो ये तीन जो है वो बेसिकली स्क्रैप लाइन के लिए बहुत बड़े पोर्ट है। ये तीनों जगह पे सबसे हाईएस्ट स्क्रैप जो है वो इंपोर्ट होता है, और यहाँ से फिर इंटरनल जितने भी ICD है वहाँ पर ये सारा स्क्रैप जो है वो बाय रेल जाता है। तो सबसे पहले जो स्क्रैप आता है अपना, जब जो शिप आती है वो शिप आती है कोई भी पोर्ट पर, तो वहाँ पर पोर्ट पर शिप आती है, वहाँ से पूरा डॉक्यूमेंटेशन होता है, वो पोर्ट से फिर रेल आउट होती है, और फिर वहाँ से आती है अपनी इनलैंड कंटेनर डेपोर्ट में, जिसको अपन कहते हैं ICD हम लोग। ICD फुल फॉर्म होती है इनलैंड कंटेनर डिपोट। ये एक ऐसा कंटेनर यार्ड होता है जहाँ पे कस्टम ऑफिसर बैठता है एंड आपके कंटेनर को क्लियरेंस करता है आपके शहर में। अगर आप जोधपुर से हो, राजस्थान एज अ ड्राई स्टेट, यूपी एज अ ड्राई स्टेट, मतलब कि जहां पे आजू बाजू सी पोर्ट नहीं है, वहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ICD की फैसिलिटी दे रखी होती है, या ऐसी कोई भी सिटी जिसके नजदीक में सी पोर्ट नहीं है तो वहां पे ICD होता है, जो पोर्ट के थ्रू डायरेक्ट रेल में मटेरियल आता है आपके ICD में, और वहां पे आगे का प्रोसेस होता है जो कि कस्टम क्लियरेंस का प्रोसेस होता है। तो ये जो है, तो वहाँ पर ICD पर माल आ गया, उसके बाद जो है उसका पूरा इंस्पेक्शन होता है, और आगे जो है वो लोग यहाँ पर कस्टम्स ऑफिसर जो भी है वो अपने को क्लियरेंस देते हैं। तो ये पूरा जो काम है वो वापस CHA का है, CHA का, कस्टम हाउस एजेंट का। कस्टम हाउस एजेंट का ये पूरा काम है। तो आपको कुछ भी काम इंपोर्ट करना है, कुछ भी मटेरियल आपको इंपोर्ट करना है आज की तारीख में, तो आपको कंपलसरी 2 एजेंसी से काम लेना पड़ेगा। एक हो गया CHA। तो CHA किसके लिए चाहिए? तो CHA पूरा ये जो क्लियरेंस चैप्टर जो है माल मुंद्रा पर आ गया, उससे आपको डिस्टर्ब करने के लिए जो गेट आउट होगा ICD से, तो तब तक का पूरा जो चैप्टर है उसके लिए आपको चाहिए CHA, और उसके बाद आपको चाहिए ट्रांसपोर्टेशन। ये जो 2 एजेंसीज है वो 2 एजेंसी आपको कंपलसरी रखनी पड़े कि भाई आपको माल जो है वो वहाँ से निकाल कर कहीं पे भी डिस्टर्ब करवाना है या फिर कहीं पे भेजना करना है, तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, और क्लियरेंस के लिए CHA चाहिए। अच्छा, अब ये सारी प्रोसेस जो आपने बताई कि आपने बोला कि माल बुकिंग करना इंटरनेशनल कंट्री से,
फिर पोर्ट पे आना, फिर ट्रांसपोर्टेशन होना, तो ये सब खर्चा कितना लगेगा, इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा और उसके सामने प्रॉफिटेबिलिटी अपने को कितनी हो सकती है अगर कोई स्क्रैप का बिजनेस अगर मैं करना चाहूँ तो? अभी आप जो पूछ रहे हो कि भाई प्रॉफिट कितना है, कैसे मिलता है, तो इसके अंदर एक छोटा सा एग्जांपल आप लेते हैं। तो आज मान लो कि कोई 100 रुपये की आइटम हम लोग खरीद कर रहे हैं स्क्रैप, ठीक है। तो एक कंटेनर के अंदर लगभग ये आता है 25,000 किलो माल आता है। तो 100 रुपये के हिसाब से 25,000 का भाव हो गया 25 लाख रुपया। करेक्ट। अभी ये जो 25 लाख रुपया जो है वो आपका बन गया एक कंटेनर का। ये आपको अभी ध्यान एक चीज का और एक रखना है कि भाई आप जब भी माल खरीदते हो तो सप्लायर से जब भी रेट आता है ना, तो वो आपको लेना है अपने पोर्ट तक का। ओके, जो इट मींस कि जैसे कि अगर मैं अफ्रीका से माल मंगवा रहा हूँ तो अफ्रीका से अगर मुझे गुजरात में माल मंगवाना है तो मुझे मुंद्रा पोर्ट तक उससे रेट लेना है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो आपका रेट जो है वो होना चाहिए पोर्ट तक का। तो इसको हम जो टेक्निकल लैंग्वेज है उसके अंदर बोलते हैं CIF, कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट। CIF, कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट। उसके अंदर कॉस्ट में कॉस्ट होती है जो सप्लायर होता है आपका, उसका परचेसिंग कॉस्ट, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, उसकी लोकल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और उसकी क्लियरेंस कॉस्ट। उसके साथ साथ अगर वो आपको इंडिया के मुंद्रा पोर्ट तक भेज रहा है तो सप्लायर को इंश्योरेंस देना पड़ेगा, मरीन इंश्योरेंस। मतलब कि अगर आपका शिप पानी के बीच में डूब जाता है तो उसका इंश्योरेंस की जिम्मेदारी आपकी सप्लायर की होगी, प्लस उसका पूरा फ्रेट चार्ज है वो आपको सप्लायर को देना रहेगा जो आपके मुंद्रा पोर्ट तक रहेगा। तो CIF का मतलब होता है कि अफ्रीका टू मुंद्रा पोर्ट जो भी खर्चे होते हैं वो आपके सप्लायर ने दिए और आपने उसको बाद में पीछे से वो पैसा दिया। बिल्कुल। अभी ये हो गया अपना कॉस्टिंग वाला सेक्शन में CIF अपने को लेना है। अभी CIF लेने के बाद जब माल मुंद्रा पोर्ट पर आता है तब उसके ऊपर 2.5% ड्यूटी लगता है। ओके। तो ये ड्यूटी जो है वो एक लगेगा, फिर उसके ऊपर अपने को 3-3.5 रुपए का और खर्चा लगेगा जिसके अंदर क्लियरेंस हुआ, CHA का चार्ज हुआ, फिर लोकल ट्रांसपोर्टेशन हो गया। अभी लोकल ट्रांसपोर्टेशन 2 स्टाइल में बटेंगे, अपने 2 टाइप्स में आएंगे। तो इसके अंदर एक आएगा जो मुंद्रा पोर्ट से अपनी जो ICD है वहां पर जो रेल आउट होता है तो शिपिंग लाइन जो है वो अपने को उसका कॉस्ट देती है कि भाई आपने हमारी सर्विस यूज की है तो उसका आपको पेमेंट देना पड़ेगा। तो ये जो चार्ज लगता है तो ये एक शिपिंग लाइन का चार्ज लगता है और दूसरा लोकल ट्रांसपोर्टेशन मतलब ICD से लेकर अपनी फैक्ट्री तक का। ठीक बात है। तो ये सब मिलाकर 3-3.5 रुपए का और चार्ज लगता है। मतलब तो ये 3.5 रुपए वो। हाँ, तो टोटल ये 5.5 रुपया 6 रुपए का अपने को खर्चा लगता है। तो मान लो अभी आपने ये जो माल खरीदा है 100 रुपए में खरीदा, इसके ऊपर अपने को लग गया 6 रुपया एक्स्ट्रा लग गया, तो ये माल अपनी जो पड़तर कीमत हो गई वो हो गई 106 रुपया। ठीक है। अभी ये परचेस जो किया अपनों जो लोकल मार्केट यहाँ पर चल रहा है तो अप्रोक्सीमेटली हर ट्रेड के अंदर, हर सेक्टर के अंदर, हर इंडस्ट्री के अंदर उसकी जो वैल्यू होती है वो कम से कम 5% प्लस होती है। तो आज मान लो 100 रुपया है परचेस वैल्यू अपनी, तो उसके ऊपर 5% और बढ़ेगा, तो 100 रुपये में 5% का मतलब हुआ 5 रुपया। तो अपना प्रॉफिट जो है इसके ऊपर 5 रुपया बढ़ेगा ही बढ़ेगा, अपने को मार्जिन मिलेगा बिल्कुल मिलेगा। ये माल जो है वो अपना कम से कम 111, 112, 115 रुपये में ये माल बिकेगा। अच्छा, मतलब 8-10 रुपये में मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 8-10 रुपये कब मिलता है? तो उसके अंदर जब आप परचेस कर रहे हो तो परचेज में आपको समझ में आ रहा है कि भाई ये माल खरीदने पर मार्जिन अपने को ज़्यादा मिलेगा, तो वैसा आप माल खरीद रहे हो। आप कोई रेगुलर मटेरियल खरीद रहे हो तो रेगुलर मटेरियल में क्या है, कभी कभार 5% मिल जाता है, कभी कभार 2% मिलता है, कभी कभार 7-8% भी मिल जाता है। तो रेगुलर मटेरियल से थोड़ा बाहर जाकर आप मिक्स मटेरियल खरीदते हैं या फिर जो रेयर मटेरियल्स होते हैं जो बहुत कम यूज़ होते हैं, वैसे जो मटेरियल जब लाते हो तो उसके अंदर आपको प्रॉफिट मार्जिन जो होता है वो बड़ा मिलता है। तो वो आपको सोच समझकर आपको प्रोडक्ट चॉइस करनी पड़ती है। आपको सोच समझ के करना चाहिए एक्चुअली आप कौन सा मटेरियल इंपोर्ट कराओगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या इसके अंदर 10, 15, 20% तक भी प्रॉफिट मार्जिन जा सकता है अगर डिपेंड ऑन स्क्रैप? बिल्कुल जा सकता है। काफी सारी ऐसी इंडस्ट्री है, जैसे प्लास्टिक इंडस्ट्री है। तो प्लास्टिक इंडस्ट्रीज के अंदर जो प्लास्टिक का जो स्क्रैप बनता है वो एक्चुअली हम लोग यहाँ का देखें ना तो अपने क्या करते हैं कि भाई आज दूध की थैली ली, उसको काट दिया और उसको फेंक दिया।
तो ये फेंका हुआ एक्चुअली ये कॉस्ट जीरो कॉस्ट है, अपनों ने उसके ऊपर कोई चार्जेस लिए नहीं है, अपनों ने दिया है, ऐसा समझो। पर आज यही चीज कोई आदमी इकट्ठा करता है और उसके ऊपर रिप्रोसेस करता है और उसके ऊपर से वापस उसको रॉ मटेरियल बनाता है, तो ये जो है, ये जो कॉस्टिंग जो पूरा लगता है वो उसको मुफ्त में पड़ता है। ओके, मतलब मुफ्त के भाव में मिली हुई चीज उसने उससे लाखों को तक बेचा है। बिल्कुल। तो ये सब इंडस्ट्रीज, कोई कोई इंडस्ट्री है जैसे ये हो गई अपनी प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में ये बहुत होता है। फिर एक है यूबीसी स्क्रैप। यूबीसी बेसिकली जो है वो बेवरेज कैंस जो आते हैं अपने, टीन कैन जो बोलते हैं उसको, टीन कैन जो अपने रेड बुल के कैन्स होते हैं, बिल्कुल, या इस तरह के कैन होते हैं। बिल्कुल। तो वो सब कैन जो होते हैं वो बहुत सस्ते भाव में मिलते हैं। आज आप 100 किलो एक जगह पर इकट्ठा करो और उसको बेचो तो आपको वो भाव नहीं देंगे, पर वही चीज अपन जब लेने जाते हैं तब वो लोग जो है वो मार्केट के भाव से अपने को देते हैं। तो अपने को पर्टिकुलर जो सप्लायर ढूंढ रहे हैं वो थोड़ा रिसर्च उसके अंदर ज्यादा करते हैं तो अपने को वो सब चीजें बहुत सस्ती मिल सकती है। तो अराउंड कितना प्रॉफिट अगर यूबीसी के अंदर अपन करते तो कितना प्रॉफिट हो जाता है? इसके अंदर 15% 20% प्रॉफिट मिल सकता है, पर टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो यही है कि आपको प्रॉपर रिसर्च करना पड़े, प्रॉपर उसी कंट्री में जाकर आपको वो स्क्रैप जो है, क्योंकि हर जगह पर क्या होता है कि भाई आज आप मान लो कि भाई अहमदाबाद में कोई जगह पर पूरा स्क्रैप का यार्ड है तो कोई इसको मॉनिटर कर रहा है, कोई एक बड़ा खिलाड़ी वहाँ पर बैठा है और वो सारे छोटे छोटे लोगों से माल खरीदेगा, ये जो स्क्रैप इकट्ठा करता है उसको वो खुद खरीदेगा और फिर वो बाद में बेचेगा। तो अपने को वो सब जो चीज़ें हैं, वैसे बहुत सारे यार्ड्स होते हैं छोटे छोटे जो खुद एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, तो वो किसी बड़े की मदद लेते हैं। तो हम लोग अगर डायरेक्ट वही यार्ड वालों जो छोटे यार्ड है उससे छोटी छोटी क्वांटिटी में माल इकट्ठा कर कर उसको वापस यहाँ पर लाते हैं, तो वो सब जो काम करना है अपने को, उसके लिए अपने को उसमें प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा मिल सकता है। अच्छा, तो अगर अपने पास सोर्सिंग प्रॉपर हो, अब ये सोर्सिंग जो है ये आपके अकॉर्डिंगली कौन सी कंट्री से करनी चाहिए यूबीसी स्क्रैप के लिए? यूबीसी स्क्रैप जो है ना, अभी ज़्यादातर पूरा सोर्सिंग जो हो रहा है ना वो यूरोप से हो रहा है। ओके। क्योंकि यूरोप कंट्रीज में के अंदर क्या हो रहा है कि यूरोप के अंदर आज मान लो बेल्जियम है, फिर स्पेन है, तो ये जो बड़ी 2-3 कंट्रीज जो है वो लोग क्या करते हैं कि भाई आजू बाजू की जितनी भी छोटी कंट्रीज है ना वहाँ से माल अपने यहाँ पर ले लेते हैं और फिर ये लोग माल को एक्सपोर्ट करते हैं वर्ल्ड वाइड। अगर आपने जैसा कहा कि 15 से 20% की प्रॉफिटेबिलिटी इस स्क्रैप के अंदर है, तो अगर मैं 15% भी प्रॉफिटेबिलिटी लेता हूँ तो एक कंटेनर कितने का पड़ेगा यूबीसी स्क्रैप का अपने का? एक कंटेनर जो है वो बेसिकली यूबीसी स्क्रैप का अगर 15% आप प्रॉफिट मार्जिन गिरोगे, इन्वेस्टमेंट कितना होगा एक कंटेनर में यूबीसी? एक कंटेनर का इन्वेस्टमेंट यूबीसी का जो है वो कम से कम आप उसको पकड़ लो 100 रुपये से 110 रुपये का रेट अभी चल रहा है, मतलब परचेज का 20 लाख का, 20 हाँ, से 25 25 से 30 लाख का 25 आपको टन आएगा इन्वेस्टमेंट हमारा। करना पड़े इसके अंदर। 25 लाख वो हो गया, खर्चा हो गया कम से कम 5 लाख का एक्स्ट्रा, बिल्कुल बिल्कुल, ट्रांसपोर्टेशन एंड सब कुछ वो आपको 30 लाख रुपए आप पकड़ के चलो। 30 लाख में 15% की प्रॉफिटेबिलिटी मोटा मोटा आपको मिला है 4.5 लाख रुपए। बिल्कुल। अब इस 4.5 लाख कमाने में जो अपन ने 30 लाख लगाया, और ये टर्नओवर कितने टाइम में घूमेगा? ये टर्नओवर जो है ना, अभी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि भाई भारत जो है वो ग्रोइंग कंट्री है, तो इसके अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रीज, नई नई इंडस्ट्रीज में नए नए फैक्ट्रीज ओपन होते ही जा रहे हैं। तो ये जो आपको ऑर्डर जो है ना, यहाँ पर नॉमिनल आप एकदम रो हो ये लाइन के अंदर, आप एकदम नए हो, हाँ। एकदम फ्रेशर हो आप ये लाइन के अंदर, फिर भी आपको ऑर्डर जो है वो कम से कम 3 कंटेनर या 4 कंटेनर का मिल सकता है। मतलब मेरे को हर 1 से 1.5 करोड़ तक के ऑर्डर मेरे को मिनिमम मिल सकते हैं। बिल्कुल और बिल्कुल वहाँ पे अपनी 15% की प्रॉफिटेबिलिटी आराम से गिन सकता हूँ, बिल्कुल एज अ इनिशियल, एज अ फ्रेशर। बिल्कुल। लेकिन आपको पूरी मेहनत, पूरा लगन से, पूरा जो छोटी से छोटी चीज़ें जो है उसके अंदर आपको ध्यान रखना पड़े, क्योंकि जितना प्रॉफिट ज़्यादा उतना रिस्क ज़्यादा है। तो क्योंकि अभी आप समझो, मैं आपको एक बहुत ही अभी बहुत कॉमन हो गया है, पर अभी स्कैम बहुत चलते हैं। तो रिसेंटली अभी लगभग 6-7 महीने पहले मेरे एक मित्र है,
उन्होंने ही ऐसे ही रेगुलर काम करते हैं वो। तो उसके साथ प्रॉब्लम ये हुआ कि भाई उन्होंने यूबीसी का स्क्रैप मंगवाया अफ्रीकन कंट्रीज से। तो वो लोग वहाँ पर गए, सब देखा, जांचा पर्चा सब कुछ कर दिया। उसके बाद उन्होंने गलती कहाँ पर कर दी, उन्होंने पैसा ट्रांसफ़र कर दिया अच्छा, अकाउंट में डायरेक्ट सप्लायर गए, जांचा पर्चा और वापस आ गए। हाँ, पेमेंट वापस पेमेंट करा। अभी वापस आने के बाद उसने जब पेमेंट किया, उसके बाद वो सामने वाली पार्टी ने उसको कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। कितना नुकसान हुआ? उसने समझो 20% उसने एडवांस दिया और 100 टन का उसका था। 20% मतलब 20 लाख रुपया उसका जो है 20-25 लाख गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें कब होती है, जब आप खुद भी रूबरू जाते हैं तो कभी कभार ये सब होता है। ये एक्चुअल में अभी के टाइम पे क्या होता है कि भाई आपके फैक्ट्री पर मैं आया हूँ, हम दोनों मिले, दोस्त है, जान पहचान है। अभी मेरे पास कोई सप्लायर है या फिर कोई इम्पोर्टर है जिसको मुझे माल बेचना है, तो मैं सीधा आपकी फैक्ट्री पर लेकर आ जाऊँगा कि भाई ये माल है, आपकी फैक्ट्री दिखा दूंगा, सब कुछ आपका सब कुछ है। किसी और की चीज वो दिखा देगा। हाँ, मैं आपकी चीज दिखा रहा हूँ, ऐसा समझो। और मैं आपका नाम पे पैसा मैं ले रहा हूँ। तो ऐसा अभी बहुत होने लग गया पिछले 3-4 साल से। इसकी सिक्योरिटी के लिए क्या कर सकता है कोई व्यक्ति? इसकी सिक्योरिटी के लिए आपको जो है ना, वो काम एक ही करना है कि पेमेंट टर्म्स जो है वो उसको समझ लो आप पूरा, कि भाई पेमेंट टर्म्स के अंदर आप उसको स्ट्रिक्ट रखते हो कि भाई आपको ये आदमी को पता चल गया कि भाई इसके अंदर मुझे अभी इनिशियल स्टेज पे यही टर्म्स कंडीशन से काम करना है कि भाई मुझे पेमेंट जो है वो एस्क्रो अकाउंट में ही करना है, तो कोई दिक्कत है नहीं। अदरवाइज आपको प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम करो और बीच में एजेंट को रखो जो एजेंट रेगुलर काम कर रहा है। तो ये दो के अलावा और कोई चांस नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारी जगह पर ऐसी है कि भाई एलसी पर काम नहीं हो सकता है। तो एलसी पे काम नहीं करेंगे, उसके भी बहुत सारे रीजंस होते हैं और जेन्युइन रीज़न होते हैं। पर मान लेते हैं कि भाई एलसी पे काम नहीं कर रहा है, तो अपने को अगर काम करना है तो कैसे करें। तो ये एक तरीका है जिसके अंदर किसी एजेंट को बीच में लाओ और काम करो। अदरवाइज किसी और का अकाउंट में, बैंक जो है थर्ड पार्टी बैंक के अकाउंट में पैसा दो, उसके लिए अग्रीमेंट्स बनते हैं और इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स होते हैं वो। तो बहुत सॉलिड प्रूफ के साथ सब कुछ होता ही है। ठीक, सही बात है। तो आपको वो वे से जाना वो ज़्यादा बेटर है। अगर इनिशियल स्टेज पे अभी मैं मेरी बात करूँ तो मैंने जब 2017-18 में काम स्टार्ट किया, तब मुझे पहले पूरा बैकग्राउंड सेट करना पड़ा, क्योंकि मैं तो आया था गोल्ड लाइन से और सीधा हो गया एमएस के बंगाल लाइन में आ गया, स्क्रैप इंडस्ट्रीज में आ गया। तो अभी स्क्रैप इंडस्ट्रीज में आने के बाद आपको पहले यहाँ पर जो बायर है उसको समझना पड़े, उसकी मेंटालिटी को समझना पड़ेगा। आप उसको भी समझ लो, उसके बाद आपको सप्लायर को भी समझना पड़े, उसकी मेंटालिटी को भी समझना पड़े। फिर उसके बाद आपको फाइनेंस कोई क्यों देगा, आपको तो कोई जानता ही नहीं है। कि अब आपने बोला कि भाई 25 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे, 30 लाख लगाने पड़ेंगे, 1.5 करोड़ लगाने पड़ेंगे, 4 कंटेनर का ऑर्डर होगा, तो ये 1-1.5 करोड़ रुपए आएंगे कहाँ से? अभी बेसिकली जो क्या है ना, ये आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ ना, तो ये अपने को नहीं लाना है। ये अपने को पूरा जो काम जो करना है वो जिसके वती अपन कर रहे हैं, जिसके वती हम इंपोर्ट करने वाले हैं, उसके थ्रू ही करना पड़े। अदरवाइज अपने को कोई इन्वेस्टर लाना पड़े। सो वी कैन से कि हम इस तरह से इसमें काम कर सकते हैं कि मैंने किसी फैक्ट्री वाले के साथ जॉइंट वेंचर किया, टाई अप किया, एंड फैक्ट्री वाले को मैंने बोला कि तेरी जो है मेल्टिंग स्क्रैप की फैक्ट्री है, तू पैसा लगा, मेरे पास सप्लायर है, तू 1.5 करोड़ रुपए लगा, सप्लायर का वेरिफिकेशन मैं करता हूँ, सारी चीज़ें वेरीफाई मैं करता हूँ, सप्लायर से कम्युनिकेशन मैं करता हूँ, पेमेंट मैं सेट करता हूँ, एंड आपको मटेरियल ला के देता हूँ, एंड इन शॉर्ट उसके अंदर वो कुछ कमीशन कमा सकता है। बिल्कुल। तो विदाउट इन्वेस्टमेंट वो कितना कमा लेगा? विदाउट इन्वेस्टमेंट भी आज लोग जो है ना वो 5% तो आराम से कमा रहे हैं। 5%? बिल्कुल। मतलब कि अगर मेरे को 1 करोड़ का ऑर्डर मिलता है, हाँ, तो 5 लाख मैं कमा सकता हूँ। बिल्कुल कमा सकते हैं, पर आपको 5 लाख कमाने के लिए भी सप्लायर जो है वो अच्छा होना चाहिए। वो तो नॉलेज की बात है, वो तो ज्ञान की बात है कि आपको ज्ञान कितना है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको छोटे से छोटी चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आज कोई भी पैसा जो है ना वो मुफ्त में नहीं देगा। बिल्कुल।
आपको शुरुआती दौर पे फ्री में भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपको सीखना है ना, उसको जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है। तो आपको बैकग्राउंड बनाने के लिए आपको जो स्ट्रगल करना पड़ेगा, तो उसके अंदर आपको थोड़ा थोड़ा लेट गो करके करना पड़ेगा। आप ऐसा आजकल की जनरेशन में ये मैंने बहुत देखा है कि वो लोग कहते हैं कि भाई आज मैं काम शुरू करूँगा और मेरे को तो लाखों रुपया करोड़ों रुपया कमा लेना है। ऐसे नहीं कमाया जाता है। सही बात है। उसके लिए पहले आपको बेस तैयार करना पड़ता है। वो बेस वाले जो 1000 दिन होते हैं, वो 1000 दिन में आपको पैसा मिलेगा भी और नहीं भी मिलेगा। तो वो दोनों को लेकर चलना है। इतना पेशेंस नहीं है ना, पेशेंस रखना पड़ेगा। ये तो भाई धंधा करना है तो पेशेंस, वो गुजराती में बोलते हैं ना कि भाई खुर्सी पर બેસવું છે ને તો ખુરશીને ગરમ કરવી પડે, એમનેમ ખુરશી ઉપર ન બેસાય। करेक्ट। सो ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन वापस रह गया बीच में कि एक टर्नओवर के सपोज अगर 1 CR लगाया है, उसके सामने हमने 5% प्रॉफिटेबिलिटी कमाई है एज अ कमीशन एजेंट, या एज अ ओनर हमने 15% कमाया है, तो उस टर्नओवर को घूमने में कितना टाइम लगेगा? घूमने में कितने लगेंगे? घूमने में मिनिमम जो है ना, हर कंट्री वाइज अलग अलग होता है। तो जो नियरेस्ट कंट्री है वहाँ से आने में लगभग 30 से 35 दिन हो जाते हैं। फिर यहाँ से यूरोप अपन पकड़ते हैं, तो यूरोप से यहाँ पर इंडिया में आने के लिए लगभग 50 दिन लगते हैं, 50-60 दिन लग जाते हैं। फिर अमेरिका है, USA है, तो वहाँ पर कोई पोर्ट्स ऐसे हैं तो वहाँ से आने में 90 दिन भी लगता है। अच्छा। तो जनरली लोग क्या प्रीफर करते हैं कि भाई नॉर्थ ईस्ट एशिया से कर लिया या फिर गल्फ कंट्री से काम कर लिया। तो सपोज कि अगर USA से 90 दिन लग रहे हैं और किसी कंट्री से 30 दिन लग रहे हैं, तो क्या भाव में डिफरेंस होगा? बिल्कुल, भाव में डिफरेंसेस आते हैं, क्योंकि मार्केट में जो आता है टाइमिंग, जो पीरियड है, जो डिलीवरी टाइम है, उसके हिसाब से मार्केट प्लस माइनस होता है। तो आज मार्केट प्लस है, कल माइनस भी होगा, कल प्लस भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। पर जनरली क्या है कि जितना दूर होता है तो लोग उतना प्राइस कम देते हैं। इन शॉर्ट वो सेटलमेंट हो जाता है। हाँ, सामने वो इक्वली करते हैं तो वो आ जाता है। वहाँ पे 15 कमा रहे तो वहाँ पे आप 20 या 25% तक कमा सकते हो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर जो रेट जो होता है, आप ऐसा समझो कि भाई प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है पर वहां से आने में टाइमिंग जो लग रहा है, मतलब इन शॉर्ट वो सेटलमेंट हो जाएगा कि अगर आपने एक बार में 20% कमाया तो वो 20% का आपका टर्नओवर 3 महीने के लिए ब्लॉक हो गया। एग्जैक्टली। और अगर आपने 10% कमाया तो वही टर्नओवर आपका महीने में ब्लॉक हो, बिकॉज मैं उसको महीने में दोबारा घुमा सकता हूँ उसी पैसे को 1 करोड़ को, ताकि वो 1 करोड़ का अगर मेरा 2 बार घुमाएगा तो वही मेरी 20% प्रॉफिटेबिलिटी होगी। और मैंने दूर किसी कंट्री से मंगाया तो मेरी 90 दिन की प्रॉफिटेबिलिटी 15-20% हो गई, और यहाँ पे मेरी 2 महीने की या 3 महीने की, डेफिनेटली। तो वो अपने को स्मार्टली आई थिंक चूज करना रहेगा कि कौन सी कंट्री नियर है, कहाँ से अपन कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। तो ये सब कैलकुलेशन जो करना है तो उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस होना जरूरी है। तो अभी गाइडेंस लेना है तो मैंने जैसे पहले बताया, एक तो आओ, आपके पास आओ और सीखो। बिल्कुल। और अदरवाइज आपको कंपलसरी जो है वो स्ट्रगलिंग डेज के साथ जुड़ना पड़ेगा, काम करना। तो लोग ऐसे जोड़ देंगे साथ में? लोग जोड़ेंगे नहीं, पर आपको वो बोलते हैं ना, आपको सीखना है तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अभी इन्वेस्ट आपको क्या करना है? पैसा नहीं करना है, इन्वेस्ट आपको करना है टाइम और हुनर। टाइम करना है इन्वेस्ट इसके अंदर। फिर आप टाइम दोगे, उसके बाद सामने वाला उसको जो है वो टाइमिंग को लेकर आपके अंदर हुनर जगाएगा। वो हुनर जो जगाएगा उसके अंदर से फिर आपके अंदर वो उसका हुनर आएगा और आप कुछ सीख पाओगे। बिल्कुल। क्योंकि आज मैंने काफ़ी सारे जो अपनी जनरेशन के लड़के हैं तो वो लोगों को सब देखा है कि भाई वो लोग जाते हैं, 2-4 महीना काम करते हैं और समझ जाते हैं कि भाई मैंने सीख लिया, अभी मेरे को आपकी ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं होता है। आपको कोई भी काम करना है तो 1000 डेज, 1000 दिन, मतलब 3 साल हो गए। हाँ, 1000 दिन आपको कोई भी एक जगह पर एक आदमी के साथ, चाहे उसके साथ प्रॉफिट बन रहा है या प्रॉफिट नहीं बन रहा है, आपको पैसा मिल रहा है या पैसा नहीं मिल रहा है, तब भी आपको उसके साथ काम करना पड़े। मतलब आई थिंक गुजराती में भी यही कहा जाता है और एज अ मारवाड़ी हमारे घर में भी यही कहा जाता है कि 1000 दिन तो आपको देने ही पड़ेंगे 3 साल। बिल्कुल। आप कोई भी आदमी को 3 साल दोगे तो वो सामने
आपको कुछ रिवर्ट दे पाएगा, नहीं It's तो a- देगा कह ही सकते नहीं। हैं कि धंधे का एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, बिल्कुल एक बिजनेस कम्युनिटी का यूनिवर्सल ट्रूथ है कि आपको 1000 दिन या 3 साल देने पड़ेंगे, तभी जाके कुछ ना कुछ काम होने वाला है। बिल्कुल। तब तक आपको ऐसा ही सोचना है कि भाई ये सारा जो है वो इन्वेस्टमेंट ही है, क्योंकि 1000 दिन कोई भी आदमी कुछ नहीं करेगा ऐसा होता ही नहीं है। कुछ ना कुछ करेगा, उसमें कुछ गलतियां भी करेगा, कुछ अच्छा भी करेगा। तो गलती करेगा तो उसमें से सीखने को मिल जाएगा, और अच्छा कर रहा है तो उसमें से उसको Appreciation मिल जाएगा। इंस्पिरेशन मिलेगा, कभी मैं और अच्छा करूँ। तो दोनों साइड से अपने को पॉजिटिव ही रहना है, दोनों विन side से विन। win-win यस, situation है। लेकिन उसका क्या किया जाए, क्योंकि आपने तो एक बताया इंडस्ट्री कि ये इंडस्ट्री में भी अगर आप आते हो तो आपको इतना समय देना है, बट उस चीज का क्या किया जाए कि जहाँ पे 1000 दिन लोग देने के लिए तैयार ही नहीं है, ऐसा कोई शॉर्टकट बता दो पैसे कमाने का। पैसे कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं है, कुछ तो होगा। कुछ नहीं है। पैसे कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। पैसे कमाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। आप ऐसा सोचो कि भाई मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊं, ऐसा कोई बना भी नहीं है आज तक। बट सोशल मीडिया में तो ऐसी बातें होती रहती है। सोशल मीडिया पे तो सब कुछ होता है वहाँ पर तो आपको कुछ भी बेचेंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको वहाँ पर 1000 दिन देने पड़ेंगे, तब जाकर आपका कुछ काम जो है वो होना स्टार्ट होगा, आपका नाम बनेगा। बट मेरे को एक चीज आपसे जाननी है कि 1000 दिन कहाँ देने हैं, वो कैसे सेलेक्ट करें? हाँ, वो ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, और ये सबको ध्यान रखना पड़ेगा कि 1000 दिन आप जिस भी आदमी को दे रहे हो तो वो सिलेक्ट कैसे करें। तो उसके लिए आपके पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता कि जो ये काम कर रहे हैं आप उनके साथ ज्वाइंट हो जाओ। अभी इसके अंदर भी आपको कोई बोल देगा भी मैं ऐसा काम कर रहा हूँ, मैं वैसा काम कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। पहले आप खुद पहले सिलेक्ट करो कि भाई मुझे ये प्रोडक्ट का काम करना है, उसके ऊपर रिसर्च करो कि उसकी कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। तो वो इंडस्ट्रीज में एक रास्ता है कि भाई वो जो लोग रेगुलर काम करते हैं उसके साथ आप जुड़ो। अदरवाइज सेकंड रास्ता ऐसा है कि भाई उसमें कोई बड़ी इंडस्ट्री है और उसके वहां पर आपको 1000 दिन देने हैं, तो एज अ एम्प्लॉय उसके एम्प्लॉय बनकर आप 1000 दिन गुजारो तो भी अच्छा है, और अदरवाइज उसके साथ आपको गुजारना है तो भी आप गुजार सकते हो। पर बड़ी जो भी इंडस्ट्रीज है वो आपको ऐसे ही अंदर घुसने नहीं देगी। तो आपको कंपलसरी जो है कोई एक वे चाहिए, कोई एक पर्सन चाहिए, तो उसके थ्रू आप उसके वहां पर जा सको। तो 2 ही रास्ते हैं इसके, या तो आप वहां पर वो इंडस्ट्रीज के अंदर जॉब करो, एम्प्लॉयमेंट एज ए एम्प्लॉय काम करो। अदरवाइज जो है वो आपको सिंपल सा है कि भाई कोई जो काम कर रहा है उसके साथ आप धीरे धीरे जुड़ते जाओ। बट कई बार ऐसा भी होता है कि सपोज किसी ने वो इंडस्ट्री सेलेक्ट की, अगर स्क्रैप इंडस्ट्री सेलेक्ट की, अब वो वहाँ काम कर रहा है, अब उसको ऐसा लगता है कि यार 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, 10 महीने हो गए, अभी तक मेरे हाथ में तो कुछ आया नहीं है, कुछ नहीं हुआ, तो आप क्या कहना चाहोगे उस पर? नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। एक्चुअल में लोग जो है ना वो पैसों से सब कुछ देखते हैं। एक्चुअल में सब कुछ पैसों से नहीं देखा जाता है। आपको जो काम के लिए वहाँ पर गए हो वो काम आपने किया। तो जो भी लोग आज की तारीख में ऐसा बोल रहे हैं कि भाई मैंने यहाँ पर 8 महीना 10 महीना 12 महीना काम कर लिया पर मेरे को तो मेरे हाथ में कुछ आ नहीं रहा है, मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, तो उसमें गलती खुद की है भाई। आप खुद के ऊपर देखो, आपको नौकरी मिल गई भाई, आज चलो भाई 25,000 30,000 सैलरी वाली जॉब मिल गई, तो आप उसी में खुश हो रहे हो या फिर टाइम पास कर रहे हो। तो आप टाइम पास करने के लिए नहीं गए हो ना वहाँ पर। आपके पास वो कंपनी के लिए आप एज अ कोई भी चीज़ के लिए आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आपको उसके लिए भी जो जो लोगों से मिल रहे हो तो उनसे कुछ सीखना पड़ेगा, उनके साथ रिलेशन बनाने पड़ेंगे। अदरवाइज तो आप सिर्फ जॉब करना बोल दिया कि भाई जॉब करनी पड़ेगी, तो ऐसे जॉब नहीं करनी है कहीं पे भी। अच्छा, आपका जॉब का कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने सुना है और आपने मुझे बताया था पहले कि आपने जॉब की है। बिल्कुल। तो आपने जो जॉब की थी वो जर्नी क्या थी? मैंने जॉब 2 साल तक की है। तो स्क्रैप इंडस्ट्रीज में तो मैंने जो 2 साल जॉब किया उसके अंदर मैं एक्चुअल में वो कंपनी में गया था कोई और काम के लिए, पर बाय चांस गॉड ग्रेस मुझे ये काम करना था, तो मुझे यही पोजीशन पे वापस से लाकर दे दिया विद इन 3 मंथ्स। ओके। तो मुझे उसके वहाँ से शुरुआती दौर पे उसके वहाँ पर जो भी सीनियर थे
उनसे बेसिक चीज़ें सीखने को मिली, प्लस मुझे धंधा करना था ऐसा माइंड में सेट था। तो मैं जब भी कोई भी शिपमेंट आता है तो उसके लिए CHA से मिलना पड़ता है, शिपिंग लाइन से कांटेक्ट करना पड़ता है, कस्टम्स में जाना पड़ता है। तो ये सब कुछ CHA करके देता है अपने को कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अपन कुर्सी पे बैठकर पूरा काम कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टरों से मिलना या फिर छोटे छोटे जो भी है जहाँ पर भी आपको लगे कि भाई ये काम हो जा सकता है, तो वो जगह पर मैं शुरुआती दौर पे खुद गया। हर किसी छोटे से छोटे आदमी से रिलेशन बनाए, जहाँ जहाँ ऐसा लगा कि भाई यहाँ पर अपने को पैसा खर्चा करना पड़ेगा, कि भाई ये आदमी को थोड़ा यूज टू करना है अपने लिए, तो उसको कुछ ना कुछ बोलते हैं कि भाई एज अ गिफ्ट कुछ दे दिया, व्यवहार बनाना। हाँ, तो वो सब कुछ करना ज़रूरी है। तो मैंने जो 2 साल काम किया उसके अंदर 1.5 साल मैंने यही काम किया है। मुझे पता था कि मैं बहुत बड़ी कंपनी में काम करता था, तो मुझे एक्चुअली कहीं पे भी जाने की ज़रूरत थी नहीं। मैं ऑफिस पर बैठकर पूरा काम सेट कर सकता था, पर फिर भी एक्स्ट्रा टाइम लगाया, एफर्ट लगाया, और मैं हर वो आदमी से मिला जिससे मैं रेगुलर काम करता था। वो छोटे से छोटे आदमी से, जो फोर्कलिफ्ट मैन जो होता है वहाँ पर, उससे भी जाकर मिला, उसको भी चाय पानी दिया, सब कुछ करके हर किसी के साथ रिलेशन बनाया। तब जाकर मैं आज जब खुद का काम कर रहा हूँ, तब मैं अभी किसी को भी फ़ोन करता हूँ तो मेरा फ़ोन से काम हो जाता है। बिल्कुल। तो पहले जो मैंने बोला ना कि भाई जॉब कर रहे हो, तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि भाई आप बड़ी कंपनी में बड़ी कंपनी में गए हो तो आपको उसकी अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करना है। हर किसी को अपॉर्चुनिटी मिलती है, पर कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। मिलती सबको है, ये कंफर्म। बिल्कुल बिल्कुल। आपको कोई ऐसा कह नहीं सकता कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई ऐसा नहीं कह सकता है। हर किसी को कोई ना कोई जगह पर कुछ ना कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि भाई वहाँ पर वो कुछ बड़ा काम करने के लिए सीख सके, कर सके। नहीं बोल रहा हूँ मैं, बड़ा काम नहीं करना है अपने को। शुरुआती दौर पे अपने को सीखना ही है, अपने को सबके साथ रिलेशन बनाने हैं। तो वो जब रिलेशन बन गए उसके बाद उसको मेंटेन करना है। आप अभी क्या करते हैं लोग, पे आप जॉब पर चले गए तो सीखते कुछ नहीं है वहाँ पर, बॉसइज्म, क्योंकि आप एज अ कोई पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ गए हो, ऊंचे ओहदे पे गए हो, तो आपके अंदर बॉसइज्म आ जाएगा कि भाई मैं क्यों काम करूं, एग्जैक्टली मैं उसको मिलने क्यों जाऊं अभी। भाई आपको सीखना है, आपको ये काम करना है, आगे भविष्य में लंबा काम करना है, बड़ा काम करना है, तो आपको ये काम करना पड़ेगा। आपको हर किसी को छोटा काम भी करना, बिल्कुल, आपको हर किसी को जाकर खुद मिलना पड़ेगा, उसके साथ खुद रिलेशन बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भाई वो आदमी जो है वो मजदूरी का काम कर रहा है, क्योंकि आज मान लो कि भी स्क्रैप का काम है, तो कभी कभार क्या होता है कि पोर्ट पर वो इंस्पेक्शन होता है तो पूरा कंटेनर खाली करना पड़ता है। तो खाली करने के बाद वो कंटेनर में वापस नहीं जाता है माल, वो अपने को लोड करना पड़ता है ट्रक्स में, ओपन ट्रक्स जो होती है। तो ओपन ट्रक्स में करने वाले मजदूर होते हैं, लेबर। हाँ। तो आपको लेबर्स को जाकर भी मिलना पड़ेगा, क्योंकि माल तो आपका है ना, माल आपका है, करेक्ट है। तो आपको उसको भी 5 पैसा देना पड़ेगा, तब जाकर आप उसको भी एहसास होगा कि नहीं भाई ये जो आया है वो सेठ आदमी है, वो अपने को पैसा दे रहा है, इसका काम 5 रुपया मेरे को ज्यादा दे रहा है, मैं इसका काम ज्यादा अच्छा करके दूंगा। इधर 5-10 किलो आगे पाछा नहीं करेगा वो। हाँ, वो उसमें वो डिले नहीं करेगा, क्योंकि अपना तो करोड़ों का माल ब्लॉक हुआ पड़ा है। बिल्कुल। तो ये सब जो चीजें हैं वो हर किसी को ऐसा माहौल मिलता है कि आप ये सब चीजें सीख सके, पर कोई सीखता नहीं है। उसका यही रीजन है कि भाई उसको करना नहीं चाहता। बिल्कुल। आज उसको ऐसा लगता है कि जस्ट वी आर वर्किंग फॉर सम बक्स। एग्जैक्टली। तो ऐसा नहीं होता है, आपको खुद जाकर वो काम करना पड़ेगा, तब जाकर आप जब अपना काम स्टार्ट करेंगे, आपका बैकग्राउंड क्रिएट हो गया कि भाई लोग आपको जानने लग गए कि भाई नहीं ये आदमी जो है वो पिछले 3 साल से ये कंपनी में काम कर रहा था, तो हेल्प कर सकता है, आपको सपोर्ट कर सकता है बिल्कुल एक्सटर्नली। बिल्कुल। तो भाई आपका नाम बढ़नेगा कि नहीं ये आदमी कंटिन्यूअस है, इसने बहुत अच्छा काम किया है, कभी कोई दिक्कत नहीं आई है। तो ये सब जगह पर जो है ना, ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती है। ठीक बात। और ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, एक्चुअल में इसकी वैल्यूएशन आप मन में नहीं कैलकुलेट कर सकते हो। आप इसकी एक्चुअल में वैल्यूएशन जो है ना, वो ऐसे देखोगे कि भाई इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा नहीं होता है।
हम लोग क्या करते हैं कि भाई आज के टाइम पे अपना जो है जो स्कूल टाइम जो रहता है ना, आप आज देखना, आप अभी जितने भी स्कूल्स हैं ना, उसमें जो प्राइमरी में जो होते हैं ना, वो छोटे छोटे बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चे जो टीचर्स होते हैं जो कॉलेज पास आउट हुआ है उसको रख देते हैं। फिर उसके बाद जो है वो बीएड वाले को रख देते हैं। प्रोफेसर्स जो होते हैं वो कॉलेज में आते हैं। तो एक्चुअल में जो होता है ना, प्रोफेसर अपने को चाहिए कब? छोटे हैं ना तब चाहिए, तब चाहिए, क्योंकि अपने को जो चीज़ का नॉलेज चाहिए वो कब लेना है अपने को नॉलेज? जब छोटे हैं तब लेना है ना। बेसिक कब सीखना है? जब अपना शुरुआत है तब बेसिक सीखना है। सब कुछ सीखने के बाद अपने को कुछ जरूरत ही नहीं है। फिर तो वो लोग समझाएंगे, वो ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। पर जब छोटे हैं, जब अपने को समझ में नहीं आ रहा है, तब अपने को जो गाइडेंस देने वाला है वो प्रॉपर होना चाहिए। ऐसे ही धंधे में भी यही चीज लगती है कि हम जब शुरुआत करते हैं तब हम किसके गाइडेंस के अंडर में तैयार हो रहे हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी किसी को तैयार होना ही नहीं है, किसी को एक जगह पर काम करना ही नहीं है, शिफ्टिंग करते रहना। हाँ, उसको सब पैसों से मतलब है कि भाई मेरे को पैसा ज्यादा कहाँ से मिल रहा है। तो हर जगह लॉन्ग विजन होता ही नहीं है। बहुत सारे Exactly. मतलब शॉर्ट टेम्पर हो चुके हैं, लॉन्ग विजन नहीं होता है। बिल्कुल। तो आज के टाइम में अपने को लॉन्ग विजन रखना पड़े, क्योंकि धंधा जो है ना, बिजनेस, आज चाहे कोई भी स्क्रैप का बिजनेस है या फिर कोई भी बिजनेस आप पकड़ लो, तो वो लॉन्ग विजन से चलता है, छोटे विजन से नहीं चलता है। आप बार बार उसको शिफ्ट नहीं कर सकते। बिजनेस हमेशा को शिफ्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल, काम को शिफ्ट नहीं कर सकते हो, ठीक बात है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ये आपको हमेशा सीखनी ही पड़ेगी। इसके अलावा कोई रास्ता है ही नहीं इसके अंदर। सो हरिकृष्णा भाई, आपने बहुत बढ़िया बढ़िया बातें स्क्रैप के अंदर बताई। सो फाइनली मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि स्क्रैप का बिजनेस, अगर ये जो पूरा प्रोसेस बताया, अगर इस प्रोसेस को ढंग से कोई करना चाहे तो फ्यूचर क्या है इस स्क्रैप इंडस्ट्री का? कितने सालों तक कर सकता है और क्या वो अपना करियर इस इंडस्ट्री के अंदर बना सकता है, स्क्रैप इंपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर? बिल्कुल, ये जो है ना स्क्रैप इंडस्ट्री जो है वो बहुत बड़ी है। इसके अंदर उसका रीज़न जो है ना, मुझे जितना समझ में आ रहा है मार्केट का, उसके अंदर अभी जो ग्रोथ्स हो रहे हैं देश के अंदर, उसके अंदर बहुत नई नई पॉलिसीज आ रही है। गवर्नमेंट्स जो है वो हर किसी देश के साथ नए नए एग्रीमेंट्स बना रही है। प्लस उसके अलावा देश के अंदर नए नए इंडस्ट्रीज जो डेवलप हो रही है, तो उसके लिए आपको रॉ मटेरियल की तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि आज मेड इन इंडिया चला रहे हैं। मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जब तक बिजली पानी है तब तक स्क्रैप की जरूरत है। बिल्कुल, आप ये चीज़ 100% बोल सकते हो कि भाई जब तक बिजली पानी है तब तक स्क्रैप इंडस्ट्री है और इस स्क्रैप का होता क्या है? मेल्ट हो गया, उसके बाद एक्सपोर्ट्स होता है, ये चीजें? बिल्कुल, ये सब चीज़ें जो है ना, इसका जो भी रॉ मटेरियल से रॉ मटेरियल बनता है, फिर वो रॉ मटेरियल से रॉ मटेरियल बनता है। बिल्कुल, ये जो स्क्रैप है उससे रॉ मटेरियल्स तैयार होते हैं। वो रॉ मटेरियल्स जो है वो एक्सपोर्ट होते हैं। ओके। फिर कोई चीज़ें जो है वो यहाँ ही उसके ऊपर सब ट्रीटमेंट्स होते हैं, और उसके बाद उसके ऊपर फाइनल प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो सब एक्सपोर्ट होते हैं। सो मैं स्क्रैप में ऐसा कह सकता हूँ कि इसी सेगमेंट में आप दो बार कमा सकते हो। एक बार तो जब इंपोर्ट करते हो, उसको बेचते हो किसी मेल्टिंग यूनिट वाले को, और फिर वो मेल्ट किया हुआ स्क्रैप जिससे और रॉ मटेरियल बनाया जाए, मे बी एल्यूमिनियम इंगट बनाया जाए, एल्यूमिनियम बिलेट्स बनाया जाए, और उस बिलेट्स को और इंगट्स को आप एक्सपोर्ट्स भी कर सकते हो। बिल्कुल, तो एक ही बार से आप दो बार भी कमा सकते हो। बिल्कुल, आप पिछले 5 साल का डेटा उठाकर देख लो, जितना माल इंपोर्ट हुआ है उससे डबल माल जो है वो एक्सपोर्ट हुआ है। तो प्रॉफिटेबिलिटी जस्ट डबल। बिल्कुल, तो फिर तो एक्सपोर्ट्स में ज्यादा फायदा हुआ कि इंपोर्ट करवाने के बाद? हाँ, बिल्कुल। आज जो कोई इंपोर्ट कर रहा है ना, उसका ओवरऑल विजन जो है ना वो एक्सपोर्ट का होना ही चाहिए आज की तारीख में, क्योंकि देश तभी आगे बढ़ेगा जब यहाँ का माल जो है वो बाहर जाकर बिकेगा। सो मैं कंक्लूजन इस चीज को ऐसा ले सकता हूँ कि अगर आप कोई भी चीज इंडिया में इंपोर्ट करवा रहे हो ऐसा स्क्रैप इंडस्ट्री के अंदर, तो उससे प्रोसेस करने के बाद आप कुछ रॉ मटेरियल चाहो तो इंडिया में बेच सकते हो और कुछ रॉ मटेरियल चाहो तो एक्सपोर्ट कर सकते हो। उससे आपको डबल बेनिफिट है इफ यू हैव द एक्सपोर्ट क्लाइंट। बिल्कुल। अब एक्सपोर्ट की अगर आपने बात छेड़ ही दी है तो मुझे ये बताओ कि एक्सपोर्ट्स के क्लाइंट कहाँ से मिलेंगे? एक्सपोर्ट के क्लाइंट जो है वो तो मैं हर टाइम बताते आ रहा हूँ, सिर्फ मिलेंगे 10x एक्सपोर्ट से और कहीं से भी नहीं। थैंक यू सो मच। सो ये हमारे साथ हरिकृष्णा भाई है
जो कि अहमदाबाद से एक बड़े स्क्रैप डीलर है, जो 5000 कंटेनर से भी ज्यादा का काम कर चुके हैं। हर महीने कम से कम 50 से 80 कंटेनर का स्क्रैप का काम करते हैं। थैंक यू सो मच हरिकृष्णा भाई फॉर ज्वाइनिंग अस। जय हिंद, जय भारत।